नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा सप्तम का पाठ 2 पढ़ेंगे। इस पुस्तक का नाम है हमारे अतीत। पुस्तक का नाम है और इसका पाठ ये हमने पहले पढ़ा था। हजारों वर्षों के बाद हुए परिवर्तन। अब आज हम इसका पाठ 2 पढ़ेंगे। उसका नाम है नए राजा और उनके राज्य के बारे में इसमें पढ़ेंगे कि नए राजा कैसे थे और उनके राज्य कैसे थे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें आज हम 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी के प्रमुख राज्यों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। 7वीं शताब्दी के बाद में कई राजवंशों का उदय हुआ, जो जैसा कि आपको मानचित्र एक उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों से 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है कि 7वीं सदी में लेकर के 12वीं सदी तक कौन कौन से राजवंशों ने राज्य किया। तो इसमें सबसे पहले गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चौहान। स्थान का निर्धारण करना है, जिसमें आपको देखना है कि कौन कौन सी जगह कौन कौन से राज्य पहचान करके उनका जिन पर उनका नियंत्रण था। अब जैसा इसमें पहला है, कौन कौन सा है इसमें पहला गुर्जर। अब इसमें आपको देखना है गुर्जर प्रतिहारी, इसमें बीच में जो इस रेखा से लेकर के आपको यहाँ तक दिखाई देता है गुर्जर परमार राज्य। इसके बाद दूसरा राज्य कौन सा था, राष्ट्रकूट। अब राष्ट्रकूट कौन सा है इसमें, राष्ट्रकूट मालकेत, ये जिसके अंदर पूरा नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी राष्ट्रकूट के अंतर्गत ही पूरा उसके अंतर्गत ही आता है। तीसरा कौन सा है इसमें, पाल या चोल राज्य। ये चोल वंश नीचे का जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, कावेरी नदी से ऊपर की तरफ चोल राज्य का हिस्सा है। इसके बाद कौन सा है आपके चौहानों यानी चौहानों का राज्य। चौहानों किसको कहते हैं, चौहानों को ही कहते हैं। ये चौहानों का राज्य था। ये इसमें यहाँ पर ऊपर है गंगा नदी, इंद्रप्रस्थ। चौहान का मतलब चौहान, यमुना नदी के जो नीचे का बाईं तरफ का जो हिस्सा है, बाईं तरफ का जो हिस्सा है वो चौहान वंश का राज्य है। ये आपके इसी तरह से जो इसमें जो सारे राज्य दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको देख करके पता लगाना है। इसी तरह ये पाल है, पहाड़पुर ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। इसके ब्रह्मपुत्र नदी इसके ऊपर की तरफ बहती है। जो सारे राजाओं के राज्य है, इसी तरह से इसमें देख करके आपको पता लगाना है। इसमें देखना है कि कौन सा राज्य किस प्रकार किसका नियंत्रण था। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ, जो आपको इस मानचित्र में उपमहाद्वीप के सहारे से दिखाया गया है। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कि नए राजवंशों का उदय किस प्रकार हुआ। 7वीं सदी के आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातम या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। जो राजा लोग होते थे भैया बहनों, वो उनको अपने मातम का मतलब या सामंत जिनको कहते थे, उनके रूप में उनको मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाए और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। वह लोग क्या करते थे, जो राजा लोग होते थे, वो सामंत लोगों को क्या करते थे कि वो रोज़ उनके दरबार में आए, राजा के दरबार में, और उनको वहाँ पर आकर के उन्हें कोई उपहार के स्वरूप राजा को कोई भेंट दे और वहाँ पर हाजिरी लगाए, ताकि उन्हें वो सैन्य सहायता प्रदान कर सके। अधिक सत्ता और संपत्ति हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित करते थे। महामंडलेश्वर का मतलब होता है यानी पूरे मंडल का जो महान स्वामी होता है उसको महामंडलेश्वर कहते थे। कभी कभी वो अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे, क्योंकि कभी कभी जब वो कहीं पर जाते थे तो वहाँ पर वह अपने स्वामी के अधीन भी नहीं रहना चाहते थे, उनसे स्वतंत्र रहना चाहते थे। इसी तरह का एक उदाहरण दक्खन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वो कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्य गर्भ शब्द इसका अर्थ होता है यानी सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था, तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। यानी इसका अर्थ होता था कि जो भी अगर वो क्षत्रियता जिसको प्राप्त करनी पड़ती थी, उसको ये अनुष्ठान करना पड़ता था। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम, मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे।
जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित कर दिए। जैसा कि आपको इसमें बताया गया कि भैया बहनों पहले कैसी गुफाएं हुआ करती थी, उसमें किस तरह की कलाकारी की यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। एलोरा अजंता की गुफाओं का आपने पहले भी 6 क्लास में इनका नाम सुना होगा और अपनी पुस्तक में देखा भी होगा कि एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र, ये जो चित्र दीवारों पर बने हुए रहते हैं भैया बहनों, उसको क्या कहते हैं? भित्ति चित्र कहते हैं, जिसमें विष्णु को नरसिंह अथा पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। ये राष्ट्रकूट काल की कृति है। ये किस समय की कृति है? राष्ट्रकूट के वंशों की उस समय की बनाई हुई है। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी अपनी राजशाही को कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम, मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। भैया बहनों, आपने उस दौर में एक शासक बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण था। एक राजा को अपना शासक नियुक्त करने के लिए या शासन के लिए उसके लिए क्या होना जरूरी था? क्षत्रिय के रूप में उसका पैदा होना बहुत जरूरी था। राज्यों में प्रशासन, अब वो अपने राजा अपने राज्यों में किस प्रकार का प्रशासन करते थे, इसके बारे में हम इसमें आपको बताएंगे। इस नए राजाओं में से कईयों ने माधीराज राजाओं के राजा के त्रिभुवन चक्रवर्ती यानी 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की थी। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। भैया बहनों, महाराजाधिराज किसे कहते थे? जो राजाओं के भी राजा होते थे उसको महाराजाधिराज कहते थे। और त्रिभुवन चक्रवर्ती का मतलब होता है यानी जो 3 भुवनों का स्वामी होता था। इस तरह वो अपने सभी तरह अपने को ब्राह्मणों और क्षत्रियों के व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ रहते हुए उनकी सत्ता की साझेदारी उनको करना पड़ता था। इन सभी राज्यों के उत्पादक अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठा किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादकों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी वे इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। जो राजस्व कर होता है वो किससे राजा लोग किससे लेते थे? व्यापारियों से लेते थे और किसानों से वो लगान के रूप में भी वसूल किया जाता था। जैसा कि आपको इसमें पहले बताया गया कि लगान किसे कहते हैं। इसके बाद में 400 कर तमिलनाडु में भैया बहनों शासन करने वाले चोल वंशी के अभिलेखों में जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें चित्र में, ये एक जो चित्र बना हुआ है इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें किस प्रकार से चोल वंशों ने शासन किया था। चित्र के माध्यम से आप इसमें देख सकते हैं कि चोल वंशों का शासन किस प्रकार का था।